तो सेकेंड चैप्टर में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। ये तो बना हुआ सीधे सीधे सिंपल वर्ड कैपेसिटी से। किससे बना हुआ है? कैपेसिटी। जैसे एक आदमी है, आप हैं, दो लोग हैं और दोनों के जो खाना खाने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कोई 3 रोटी खाता है तो कोई 4 रोटी खाता है। अच्छा, मान लो जो कोई एक लड़का जिम करने वाला है, जिम में जाता है और उसको दोपहर में पता चला कि शाम में जो है उसकी कहीं दावत है। तो जिम वाले अक्सर क्या करते हैं ना कि जब दावत में जाना होता है या कोई पार्टी मिलनी होती है तो उसके 2 घंटा पहले क्या करते हैं, वो जिम हो आते हैं। क्यों आते हैं भाई? क्यों जिम चले जाते हैं? कभी देखा है कभी ऐसा? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और कभी फूडी भी होते हैं कि उन्हें शौक़ होता है कि आज नॉनवेज मिलना है, वेज मिलना है, पनीर खाना है, पता चला कि मुझे शाम में मिलना है, पार्टी होनी है, तो वो उसके पहले ही जिम हो आएंगे, ज़रा एक्सरसाइज कराएंगे। वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। जहाँ 3 रोटी खाते थे वो क्या करेंगे, अब 4 रोटी खाएंगे। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ऐसा ही मिलता जुलता क्या है? It is the measure of its ability to hold electric charge without running a high potential। इसका मतलब क्या हुआ है ना? पहली बात तो एक बात समझिए, क्या हम ये जानते हैं कि जब किसी चीज़ पर या किसी पार्टिकल पर कहीं पर भी हम अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा? जाहिर सी बात है भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला देख लीजिए। पॉइंट पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/R। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। वही बात है, आप जैसे जैसे पोटेंशियल Q बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए और यहाँ लगा दीजिए CV। यहाँ से एक वैल्यू आ रही है C इज़ द Q/V। C इज़ द Q/V। C क्या है? C इज़ द कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। अब एक बात देखो, यहाँ से एक बात क्या आ रही कि जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल इंक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया। या मैं उल्टा कहता हूँ, अगर किसी का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। अब ऐसे समझो, जैसे एक आदमी दौड़ रहा है तो उसकी अपनी कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी है। या ऐसे समझो, एक और एग्जांपल, आपने 1 गिलास वाटर लिया और 1 गिलास वाटर में आपने शुगर घोलना स्टार्ट कर दिया। घोलते गए और शुगर मिलाया और घुल गया और शुगर मिलाया घुल गया। एक लिमिट आएगा कि अब सैचुरेट होने लगेगा वो। जब सैचुरेशन आ जाएगा इसका मतलब अब उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं पड़ सकता। एक्स्ट्रा शुगर नहीं पड़ सकता इसका मतलब क्या हुआ पता है? अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी पोटेंशियल बढ़ चुकी है। अब उसकी पोटेंशियल बहुत बढ़ गई, एक लिमिट पहुंच गई। अब अगर आपको उसमें चीनी और घोलना है, शुगर और घोलना है, तो क्या करना चाहिए? उसको हीट कर दीजिए। तो क्या होगा? उसकी कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी। उसमें और चीनी घोल लेंगे। जैसे शीरा बनाया जाता है ना, चाशनी, तो हलवाई क्या करता है? उसको गर्म करता है और फिर उसमें चीनी मिलाता रहता है गर्म करते करते। तो पोटेंशियल क्या होता है? वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही बात की गई, इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट रनिंग ए हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल मत बढ़ाइए उसका, बिना पोटेंशियल बढ़े उसका कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की इंक्रीज़ कर देना, ये कहलाता है कैपेसिटेंस। विदाउट इंक्रीजिंग पोटेंशियल इट्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज, ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। बिना पोटेंशियल को इंक्रीज़ किए हुए। अगर पोटेंशियल ही बढ़ गया तो क्या होगा? जब पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मतलब वो अब नया चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। ये कहलाता है कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट तो वो होता है फैराड। और यहाँ से एक और यूनिट हो सकती है। क्या हो सकता है भाई? Q/V है तो कूलम
हाँ, अपॉन वोल्ट, ये हो सकता है। तो फैराड और कूलम अपॉन वोल्ट। अच्छा, फैराड जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो आम तौर पर हम लोग फैराड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁶ फैराड, या 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड, 1 × 10⁻³ फैराड। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, या 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड ये होता है 10⁻12 फैराड। क्लियर? ये तो बात हो गई यूनिट की। अब एक टॉपिक और है, वह है कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको समझिए। मान लीजिए हमने कोई एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, तो वो कैपेसिटर कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप चार्ज को होल्ड करिए, चार्ज बढ़ाते जाइए। आपने कोई कंडक्टर ले लिया, कोई रॉड ले लिया, उस पर चार्ज रखते जा रहे हैं, वो कैपेसिटर है। जैसे हम पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, तो क्या होता है, वो चार्ज को होल्ड करता है, देखा है ना। जब पंखा स्टार्ट करे और ना चले और फिर डंडे से घुमा दीजिए फिर चलने लगे, तो क्या कहते हैं, भाई इसका कैपेसिटर डिक्रीज़ हो गया, कैपेसिटर डाउन हो गया, कैपेसिटर बदल दो। होता क्या है, पंखे को, अच्छा बाइक को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है चलते वक्त, स्टार्ट करने में। एक बार चल गया तो चलेगा, इसीलिए स्टार्टिंग में ही तेल ज़्यादा लगता है। रेलवे का इंजन देखिए, कई कई घंटे खड़ा रहता है, बंद नहीं करते उसे, देखा है कि नहीं। 2 घंटे स्टेशन पर खड़ा रहेगा, इंजन बंद नहीं करेंगे। अरे स्विच से बंद कर दो, ड्राइवर तो बैठा रहता है, नहीं, क्योंकि बंद कर देंगे तो जब स्टार्टिंग करेंगे ना, उसमें तेल बहुत लगता है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कई सारी ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस जो मूवमेंट जिसमें होता है, उसको स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह फ़ैन है, जब आप स्विच ऑन करेंगे ना, उसे बहुत ज़्यादा हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। वो करंट ये सप्लाई से नहीं मिल सकता, हम उसमें लगाते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में बहुत सारे चार्ज स्टोर कर देते हैं, बहुत सारे चार्ज स्टोर करने मतलब समझ रहे हो, चार्ज स्टोर करने का मतलब समझ रहे हो, करंट बहुत सारा देगा वो। और वो जब हम स्टार्ट करते हैं तड़ से करंट देता है, एकदम स्पार्किंग करके, और उसको चला देता है। जब एक बार चल गया तो फिर करंट यहाँ से फ्लो होता रहेगा। आप कभी कैपेसिटर को लीजिए, उसके 2 वायर लीजिए और उससे दोनों को टच कराइए, क्या आता है, स्पार्किंग होती है। क्या होता है, उनके पास चार्ज होता है बहुत सारा। तो ये वही कैपेसिटर की बात की जा रही है। क्लियर? तो हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया और इसके सरफेस पे क्या है, चार्जेस हैं। तो जब सरफेस पे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होंगे इसके अपने, इसको ऐसे बना सकते हैं। इसके सरफेस पे क्या है भाई, चार्ज है। अच्छा, कोई भी स्फेरिकल हो और उसके सरफेस पे चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके सेंटर पे ही है, कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है ना। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल की बात की जाए, V क्या होगा भाई, फॉर्मूला 1/, अच्छा इसका रेडियस R है, 1/4πε0 Q लिख दो, कैपिटल Q/R, है ना। ये लिख दो पोटेंशियल एट सरफेस, तभी तो डिस्टेंस R लिया। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, इसके सरफेस पर चार्ज है और इसका रेडियस कैपिटल R है। होता क्या है कि जब ऐसा स्फेरिकल जिस पर चार्ज सरफेस पे हो तो हम उस क्या करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, यानी सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है एक तरीके से। तो अब इसके सेंटर से इसके सरफेस पर पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, 1/4πε0 Q/R। क्लियर? एक चीज़ देखो, कैपेसिटेंस क्या होता है, C = Q/V। तो अगर कैपेसिटेंस देखा जाए, C = Q/V, है ना। यहाँ से
किसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम, Q अपॉन वी, वी की वैल्यू लिख देते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सही है, क्या Q से Q कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो C इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगा वो फॉर्मूला कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से कुछ एनालिसिस करके देखो, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज को वो होल्ड कर पाएगा। सिंपल बात, बड़ा का मतलब रेडियस ज़्यादा। और दूसरी बात क्या है कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, एकदम स्टार्ट में पढ़ा हुआ है भाई। और इसी पर बेस्ड मैंने आपको पढ़ाया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था ना कि दो चार्ज हैं बाहर रखे हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उठाओ इनको पानी में रख दो तो 16 गुना कम हो जाएगा, बताया था ना, वही चीज़ है। तो ये परमिटिविटी क्या होता है, ये तो एटमॉस्फेयर का होता है, मीडियम का होता है। यानी कि जो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि उसकी परमिटिविटी है कैसी। उसकी परमिटिविटी अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, परमिटिविटी घटाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर, समझ में आया। दो चीज़ें हमने पढ़ी सिंपल सिंपल। एक तो कैपेसिटेंस होता क्या है, पहली बात तो ये पढ़ा, कैपेसिटेंस होता क्या है कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी जब टर्म आता है ना, एक बात याद रखना, अनलिमिटेड नहीं होता। अनलिमिटेड, कोई मीठा अनलिमिटेड नहीं खा सकता, खाते खाते शौक भी होगा ना, मन भी करेगा तो भी नहीं खा पा, पेट भर जाएगा उसका। तो कोई एक चीज़ उसको रोकेगी ज़रूर, कोई एक चीज़ रोकेगी ज़रूर, वो उसका लिमिट बन जाएगी। यहाँ पर इसकी लिमिट कौन बन जा रहा है, पोटेंशियल। आप चार्ज होल्ड करिए, चार्ज लेते रहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल ना बढ़े, ये इसकी लिमिट है। यही बात आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ा हमने, और अब देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। और एक बात देखो, हमारा टारगेट क्या है, एक ऐसा डिवाइस बनाना जो मैक्सिमम चार्ज को होल्ड कर सके। सिंपल सी बात, एक ऐसा डिवाइस बनाना जो मैक्सिमम चार्ज को होल्ड कर सके। लेकिन हो क्या रहा है ना, हम जैसे ही चार्ज देने लग रहे हैं उसका पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। बड़ी दिक्कत ये है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जिससे पोटेंशियल घट जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जिससे पोटेंशियल घट जाए, वही करने जा रहे हैं। देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया, ये प्लेट A है, और इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों साइड वही दे दिया। अब ये पहले से अरेंजमेंट कर दिया हमने। दूसरा अरेंजमेंट क्या करना है, हमें इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है। ये कैपेसिटर है और मैं चाहता हूँ उसका कैपेसिटेंस बढ़ाया जाए। अब और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि इसका क्या करें, पोटेंशियल डिक्रीज़ करो, ताकि और चार्ज में इस पर लाद सकूँ। यही करना है, और चार्ज क्या करो, डाल सकें। तो देखो क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर इसके बगल में एक प्लेट ले आते हैं, और मैंने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, मैंने इसको कोई चार्ज नहीं दिया। इस प्लेट के राइट में और लेफ़्ट में दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू इंडक्शन, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जानते हैं, अपने आप आ जाएंगे। अब अगर इसके लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज आया तो राइट में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो अरेंजमेंट बन क्या गया, इसका अपना एक पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को, एक ही पोटेंशियल को, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा।
नेगेटिव वाले चार्ज क्या करेंगे, ये वाले, ये पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, और ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इसके पोटेंशियल क्या करेंगे, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो डिक्रीज़ करना चाहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंक्रीज़ करना चाहेगा, किसके, ए की। क्लियर। अब कामयाब कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ये चेक कैसे करेंगे, समझो। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, V = 1/4 πε0 Q/R। क्या V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? अगर R ज़्यादा होगा तो V कम होगा, सही में। देखो तो इफ़ेक्ट कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये नज़दीक है ना, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा कम करेगा। हालांकि ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि ये दूर है, एज़ कम्पेयर टू दिस। जो दूर है उसका इफ़ेक्ट ही कम आएगा, जो नज़दीक उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा। तो नेगेटिव का इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा और पॉजिटिव का इफ़ेक्ट कम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इस ए से दूर है, नेगेटिव इस ए से नज़दीक है। तो नेट इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, नेट इफ़ेक्ट, ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। अगर दोनों का नेट इफ़ेक्ट देखा जाए तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी नेट इफ़ेक्ट देखा जाए क्या हो जाएगा, V डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक रिज़ल्ट मिल गया। अगर कोई प्लेट है और मैं उसको चार्ज दिए जा रहा हूँ, चार्ज देते देते उसकी कैपेसिटी भर गई, अब कह रहा है बस अब नहीं ले पाएंगे, प्लेट ने मना कर दिया, उसकी कैपेसिटी उतनी है। मैंने पूछा भाई क्यों, कह रहा मेरा पोटेंशियल बढ़ने लगा, अब पोटेंशियल ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो कह रहा है रुको, हम गए एक और रॉड लेके आए, उसके बगल में खड़ा कर दिया। कह रहा अब बताओ क्या हालत है, और चार्ज दे दें, कह रहा और दे दो। कैसे हुआ, क्योंकि इस वाले ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर दिया। कैसे डिक्रीज़ किया, ये पॉजिटिव वाला तो बढ़ा रहा था, लेकिन ये नेगेटिव वाला घटा रहा था, और ये नज़दीक था इसलिए इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आया, और ये दूर था तो इसका इफ़ेक्ट कम आया। इसका मतलब क्या होगा कि नेट इफ़ेक्ट जो आएगा इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। यानी कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एक प्लेट का अगर आपको पोटेंशियल डिक्रीज़ करना है तो एक और प्लेट लगा दो। क्लियर। अच्छा एक बात करो, और ज़्यादा गिराना हो तो, और ज़्यादा गिराना हो क्या करो पता है, इसको अर्थिंग कर दो, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में चला गया। यानी जो साहब बढ़ाने वाले थे हमने उनको भगा दिया, तो बढ़ाने वाला तो कोई बचा नहीं, अब कौन बचा, खाली घटाने वाला बचा। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा घट जाएगा, और पोटेंशियल घटते ही क्या हो जाएगा, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर। इसीलिए अब क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। एक प्लेट दो लगाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। क्लियर। नोट करिए, उसके बाद थोड़ा सा और समझाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर समझाया उसको मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया कि हम अगर किसी एक प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो क्या करें, उसके बगल में एक अर्थ यानी अर्थिंग किया हुआ एक कंडक्टर रख दें, उससे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो अरेंजमेंट आया इसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी होती कितनी है इसको फाइंड करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर दो प्लेट यानी पैरेलल प्लेट लगा हो तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट बना लेते हैं। ये एक प्लेट हो गई और इसके बाद ये एक प्लेट हो गई। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो +2 माइनस होता है, जानते हैं। ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो इंटरनल पोर्शन है, इंटरनल पोर्शन पर अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी देखूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो ये क्या होगा, ये सिग्मा हम लोग करते हैं इसको,
और ये प्लस चार्ज की वजह से है। यहाँ पर सरफेस पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी सिग्मा होगा लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। देखो कैसा है, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया, दो प्लेट हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है आउटर रीजन में, क्या इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? लेकिन ये पॉजिटिव तो दोनों का अपोजिट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि इन आउटर, तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर इंटरनली देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज और प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये बात तो क्लियर हो गई थी। और इसको मैंने कह दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। और प्लेट के लिए हम लोग फाइंड कर चुके हैं पहले चैप्टर में, होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर भूल गए हो तो पेज पलट के देखिएगा, है ना, गॉस थ्योरम से हमने जाना था वहाँ पर ना। अब यहाँ पर मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक वो होगा प्लस चार्ज, इस प्लेट के नीचे होगा प्लस चार्ज। चूँकि दोनों प्लस चार्ज हैं तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन का होने का मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों की वजह से क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट ईच अदर। तो मैं लिख सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात। ये किसकी बात की हमने? ये ऊपर ऊपर बात कर ली। अब ज़रा नीचे की बात करो। इन इनर पोर्शन ऑफ प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर देखो तो देखो एक तो प्लस की वजह से है, माइनस की वजह से, तो दोनों एक साथ डालेंगे ना, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला ज़ीरो कैसे हुआ, बाहर बाहर, और अंदर कैसे दोनों ऐड हो गए। बाहर ज़ीरो इसलिए हो गए कि भाई ऊपर वाले प्लेट पर प्लस था, नीचे वाले प्लेट पे भी प्लस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगा, कैंसिल कर देंगे दूसरे को अपोजिट में। लेकिन ये वाला क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला नीचे की तरफ गया तो माइनस वाले भी तो नीचे की तरफ गया, क्योंकि अपोजिट है नेचर। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक आदमी उसको खींच रहा था, दूसरा आदमी भी आया उसको खींचने लगा, तो दोनों का जो फोर्स था ऐड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या किया हमने? ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। आप चैप्टर पलटिए, पहले चैप्टर में कराया गया इसको, जहाँ गॉस थ्योरम पढ़ाया गया था। क्लियर? तो यहाँ से देखो 1/2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है? ये आ गया। क्या हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ऐसे लिख लो, बिटवीन प्लेट, यानी V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये तो जानते हैं ना, ये तो फॉर्मूला सिंपल है, अभी पढ़ाया था। रिलेशन बिटवीन, लिखिए नहीं भाई, पहले समझिए, चलिए लिखना बंद करिए। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पढ़ाया था। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, V इज इक्वल टू E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी।
वी ला चुके हैं ना, वहाँ रखना है, लेकिन क्यू के फॉर्म में नहीं रखेंगे। एक बात बताओ, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या ये क्यू अपॉन वो होता है एरिया? पढ़ा है ना? अगर स्फेयर होता है तो 4πr² लेते थे, प्लेट होता तो उसका एरिया ले लेते थे, ऐसे लेते थे। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए ले आओ यहाँ पर, C इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन वी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कट गया? सिग्मा सिग्मा, यानी कैपेसिटेंस आ गया सिग्मा ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ऑफ ए किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत यहीं से एनालिसिस पूछा जाता है। अब देखो, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। देखो ध्यान देना, ये हमने बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये चार्ज को होल्ड कर रहा, बढ़ा रहे। कोई कह रहा भाई कि एक काम करो, चार्ज अब होल्ड नहीं कर पा रहा, अब क्या किया जाए कि इसका चार्ज करने होल्ड करने कैपेसिटी बढ़ जाए। बताओ क्या कर दिया जाए? एरिया बढ़ा दो, एरिया यानी इसका एरिया बढ़ा दो। अगर एरिया बढ़ गया तो C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं? चलो कह रहा एरिया मत बढ़ाना, डिस्टेंस कम कर दो। डिस्टेंस क्या करो? ये डिस्टेंस कम कर दिया, चार्ज और ज़्यादा होल्ड करेगा, ठीक। और ये दोनों नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? हाँ, दूसरे मीडियम में रख दो, ऐसे मीडियम में लेके जाओ जहाँ पर की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, छोटे शॉर्ट टर्म में आता है, 1 नंबर 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, ये याद रखना। क्लियर, समझ में आ गया? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए नोट करिए इसको। चलिए तो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर कैरिंग 10⁻12 ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, यानी 27 छोटे छोटे क्या हैं? ड्रॉप हैं, और हर ड्रॉप पर चार्ज कितना है? Q की वैल्यू वो है 10⁻12 कूलम, और ये कितने हैं? ये हैं 27। कह रहा है इनको मिला करके एक बड़ा बना दिया गया, एक बड़ा ड्रॉप। तो कह रहा है कि उस बड़े ड्रॉप पर पोटेंशियल और क्या बताइए? कैपेसिटेंस। अब बताओ, अगर एक बड़ा ड्रॉप बन गया और इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो क्या C इज़ इक्वल टू 4πε0 R होता है? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? R की वैल्यू चाहिए, तब मैं कैपेसिटेंस फाइंड कर पाऊँगा। पहली बात तो चलो पहला टारगेट बना देते R फाइंड करने के लिए। मैंने बहुत पहले बताया है आसानी से कि जब भी आपको 10, 20, 30, 40 ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप बनाना हो, इसका मतलब स्टार्टिंग में इन सब का वॉल्यूम कंबाइंड करके बड़े वाले के वॉल्यूम का बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, यानी ये VR, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, पोटेंशियल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, समझ गए? V पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम लिखा है मैंने, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू, यहाँ n होगा ना, 27 हैं तो यहाँ लगा दे तो अच्छा, n को यहाँ लिख देता हूँ मैं आसानी से, 27 × 4/3 पाई स्मॉल R³। ये सब क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल, R की वैल्यू आ जाएगी 3 स्मॉल r। स्मॉल r है यहाँ पर 3 mm, तो मीटर में हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर। तो एक तो R की वैल्यू आ गई, R इसमें रख देंगे, तो यानी C आ जाएगा हमारे पास 4π। अच्छा, 4πε0 की वैल्यू आप ढूंढ रहे होंगे, हमें याद है 1/4π। हाँ, तो ये उल्टा कर दो बस, 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻³ यही है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस का
सी कितना आ रहा है भाई? अच्छा यहाँ 9 होगा, सॉरी हाँ। अब यहाँ 9 से 9 कैंसिल और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 12, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है तो ये आ गया फैरेड, और अगर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो 1 पिको फैरेड भी हो जाएगा। तो एक तो आंसर आ गया ये कैपेसिटेंस। अब दूसरा पूछा है पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C। मतलब हमें Q और C मिल जाए, C तो मिल चुका। अब बताओ चार्ज कितना होगा बड़े वाले पर। यहाँ चार्ज किसका लिखना होगा, बड़े वाले का। कैपेसिटेंस बड़े वाले निकाले तो बड़े लिखना है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE, यानी चार्ज जुड़ जाते हैं, अलजेब्रिक सम होता है। एक बात बताओ, छोटे वाले पे जो चार्ज होगा क्या 27 इंटू क्यू होगा, उसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 27 इंटू क्यू, कितना है भाई 10 पावर माइनस 12 कूलम। बड़े वाले पे चार्ज आ गया, वैल्यू रख दो 27 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन सी, कितना है 10 पावर माइनस 12, कैंसिल हो गया 27 वोल्ट आंसर। तो जब भी ये ड्रॉप वाला फॉर्मूला आया करे ना, तो एक चीज़ पहले कॉमन होती है वॉल्यूम बराबर कर दिया करो, और दूसरा चार्ज। जो चीज़ क्वांटाइजेशन वाली चीज़ होती है उसको सही कर दिया करो। क्लियर? चलिए इसके बाद आप सेकंड न्यूमेरिकल लगाइए ये वाला। ठीक कर दे रहे भी।